हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी घर पे अच्छे होंगे। झारखंड में मॉनसून भी आ चुकी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो की तरफ। इससे पहले कि आज के सेगमेंट में मैं आगे बात करूं, पिछले क्लासेस का एक रिव्यू आपके सामने मैं बता देता हूं। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था सेल क्या है, इसके फाउंडर कौन है, सेल का नेमिंग किसने किया था, लिविंग सेल का नेमिंग किसने किया था, सेल थ्योरी क्या है, इत्यादि बातों में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आज हम लोग जानेंगे कोशिका यानी सेल के वेरियस कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस, अर्थात कोशिका के विभिन्न अंग एवं उसके कार्यों के बारे में। आप बोर्ड पे देख सकते हैं एक छोटा सा सेल का एक फिगर यहाँ पे है। एनिमल सेल का फोटो है, यहाँ जंतु कोशिका का। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक सेल है जिसकी बाहरी लेयर ये है और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एक फ्लूइड में सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बारी बारी से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सेल के सेंटर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, हिंदी में इसे केंद्रक कहा जाता है। आप ये एयर सैक देख रहे हैं, ये जो हवा का थैला देख रहे हैं उसे वैक्यूल कहते हैं, हिंदी में इसे रसधानी भी कहा जाता है। यहाँ एक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल्जी बॉडी गोल्जी काय। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाहरी आवरण का, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके न्यूक्लियस के अंदर में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचना जो आपको दिख रही है वो क्रोमोसोम है। एक यहाँ पे एक अलग बैग है जिसे हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसे आगे के क्लास में पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। सेल का जितना भी कंपोनेंट है, जितने भी अंग हैं, वो जिस लिक्विड में तैरते रहते हैं, जिस लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये किस तरह का संरचना है जिसे RER और SER कहा जाता है। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं सेल के जो आपके बोर्ड पे आप देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से सबके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, उनके कार्य क्या है। और जैसे कि पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं कि सेल किसी भी सजीव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब वह इकाई जो सेल सबसे छोटी चीज है किसी भी सजीव के लिए, और वो सेल वो हर काम कर सकती है, उसके बाद का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इट मीन्स कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा का उत्पादन करती है, लाइसोसोम है उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रित करती है, गोल्जी बॉडी है बहुत सारे संवहन का काम करती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है जो राइबोसोम का निर्माण करती है। बीच बीच में साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी वितरित है जो प्रोटीन बनाने का काम करती है। धीरे धीरे ये सारे चीज जब एक यूनिट बनता है जिसको हम लोग होल कहते हैं सेल, और वो किसी भी सजीव शरीर के को स्ट्रक्चर देता है, किसी भी सजीव शरीर के लिए स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड कराता है। चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। सबसे पहले देखते हैं सेल जिस बाहरी आवरण से ढका हुआ रहता है, सेल जिस बाहरी आवरण से ढका हुआ रहता है उस बाहरी आवरण को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये जो बाहरी आवरण आप देख रहे हैं वो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है। सेल में सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बतलाने वाले वो खोजकर्ता थे सिंगर एवं निकोल्सन। नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगर एवं निकोल्सन। आगे बढ़ते हैं, कोशिका की बाहरी एवं सुरक्षात्मक परत। ये जो है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने वाली वैसी परत है जो बाह्य पदार्थों को आने जाने पर नियंत्रित रखती है। इस प्रकार कोशिका की बाहरी सुरक्षात्मक परत को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी से कहा जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है आगे हम लोग
इसी चर्चा में आगे में बात करेंगे। यह लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है, यह लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम लोग साथ में बोलते हैं लिपोप्रोटीन का। यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो बनावट है, इसके विषय में बहुत सारे थ्योरी आई, बहुत सारे मॉडल आए, जिसे हम लोग 10 लेवल पर उतना पढ़ना नहीं है, जैसे कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, मिजलिस मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये 3 तरह का मॉडल आया, जिन्होंने ये बताया कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किससे बना हुआ है, लिपिड एवं प्रोटीन का। ये जो पार्ट है वो फर्दर क्लासेस के लिए ये पार्ट है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कोशिका झिल्ली के बारे में, क्या है, किसने खोज किया था ये। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसके कार्य के बारे में कि आखिर कोशिका में कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार में, जिसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कोशिका झिल्ली का क्या काम है, या कोशिका झिल्ली से मिलता जुलता कोई और संरचना भी है। कोशिका के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति एक दूसरे के समरूप होते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कोशिका झिल्ली जो कि जंतु कोशिका में पाया जाता है, उसके क्या क्या कार्य हैं। कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करना। ये जो कोशिका झिल्ली है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है, वो किसी भी लिविंग सेल का, किसी भी लिविंग बॉडी का जो सेल का को निश्चित आकार और आकृति प्रदान कौन करता है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यही सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पॉइंट है, यह कोशिका की सुरक्षात्मक पट्टी होती है जो कोशिका के सभी अंगों को सुरक्षित रखती है। ये एक ऐसा पट्टी है, ये एक ऐसा लेयर है जिसके अंदर कोशिका के जितने भी अंग हैं वो बहुत सुरक्षित रहते हैं, बहुत सुरक्षित रूप से वितरित रहते हैं। वो सारे की सुरक्षा कौन प्रदान करता है, यही सेल मेम्ब्रेन। सारे को सुरक्षा कौन देता है, यही सेल मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट है अंतःप्रद्रव जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण। ये जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये जो संरचना देख रहे हैं, कुछ इस तरह का संरचना आप देख रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं अंतःप्रद्रव जालिका या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो 2 तरह का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे लिखे हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका। तो इसे भी बनाने का काम कौन करती है, यही सेल मेम्ब्रेन करती है। अपनी सुविधा के अनुसार सेल मेम्ब्रेन लगातार रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करते रहती है। आइए चौथा पॉइंट्स देखते हैं। बाह्य पदार्थों यानी कि भोज्य पदार्थ सहित बाह्य पदार्थों के कोशिका के अंदर और बाहर चयनित रूप से आने और जाने के लिए नियंत्रित कौन करती है, यही कोशिका झिल्ली, यही प्लाज्मा झिल्ली। यानी कि हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मैंने आगे इसको बताया है। तब तक के लिए जो बोर्ड पर है उसे एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पिछले नोट्स में पॉइंट नंबर 4 में मैंने आप लोगों को बताया था कोशिका जिस विधि से पदार्थों को आने जाने का नियंत्रण रखते हैं, उसको हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। वो जो विधि है वो मुख्यतः 2 तरह से होती है, जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थों को या भोज्य पदार्थों को अपने अंदर आने देती है या जाने देती है। ये बहुत ही नियंत्रित और सेलेक्टिव होती है। इस वजह से इसके बाह्य परत को हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस बाह्य पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देना, ऐसी क्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। बाह्य पदार्थों को कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका के अंदर आने देना की क्रिया को हम लोग कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मेनली 2 तरह के पदार्थों का आने देने पर सहमति जताता है, जिसमें कि इंडोसाइटोसिस को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पिनोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। पिनैकोसाइटोसिस मीन्स द्रव पदार्थों का अंतर्ग्रहण, मीन्स कि द्रव पदार्थों को अपने अंदर आने की इजाजत देगी कोशिका, और पिनोसाइटोसिस मतलब ठोस पदार्थों को अपने अंदर आने की इजाजत देती है, यही कोशिका झिल्ली।
इस प्रकार इंडोसाइटोसिस के दो पार्ट हुए। दो तरह से इंडोसाइटोसिस दो तरह के पदार्थों का अपने अंदर आने देती है, द्रव पदार्थों को और ठोस पदार्थों को। फ्लूइड में जो पदार्थ आते हैं, लिक्विड में जो पदार्थ कोशिका के अंदर आते हैं उसको पिनेकोसाइटोसिस कहा जाता है, और ठोस के रूप में जो पदार्थ कोशिका के अंदर आते हैं उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे में। पॉइंट नंबर 6, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एक दूसरे के विपरीत क्रिया है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, वैसे पदार्थ जो कोशिका के अंदर है उसको बाहर करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। बाहर करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इस प्रकार कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स की ओर, जिसका नाम है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति सबसे पहले पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, और पादप कोशिकाओं से मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन के क्लास में मैंने बताया था कि कोशिका की खोज या कोशिका का जो नामकरण है वो सबसे पहले इसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक का, जिन्होंने पेड़ की छाल, जैसे ही हम बोलते हैं पेड़ की छाल, हमारे माइंड में ये इमेज आ जाता है कि यह जो खोज हुई है वो कोशिका भित्ति या जो खोज हुई है वो पेड़ की छाल यानी पादप कोशिकाओं में हुई है। इस प्रकार पादप कोशिकाओं के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है, और इसी कोशिका भित्ति को भी रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था। इसी कोशिका भित्ति को भी रॉबर्ट हुक ने ही खोजा था। अगले बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं की दोहरी परत की बनी होती है। मैं बता दूं, ये यहाँ पे दोहरी परत है जिसमें अंदर की परत को, सॉरी ये चल नहीं रहा है, अंदर की परत को हम लोग वही कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, और बाहर की परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। बाहर की परत को कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। भित्ति मीन्स दीवार, मतलब कि कुछ चीजें जो हैं वो कोशिका झिल्ली के तुलना में कठोर है, कोशिका झिल्ली के तुलना में कठोर है। ये कोशिका भित्ति को कठोर क्यों बनाते हैं, आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी कठोर परत को जो कोशिका झिल्ली के ऊपर होती है, ये जो आप परत देख रहे हैं, ये जो परत देख रहे हैं ऊपर, ये कोशिका भित्ति का परत है जो कोशिका झिल्ली के ऊपर है, जो कोशिका झिल्ली के ऊपर है। मीन्स कि हम लोगों की जो कोशिका होती है, जंतु को कोशिका होती है, बारिश से, धूप से और जितने भी मतलब विपरीत परिस्थितियों से हम लोग खुद का बचाव कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे उसका बचाव खुद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनको नेचर ने, प्रकृति ने इस प्रकार की संरचना प्रदान की है कि वो अपना सुरक्षा दोहरी झिल्ली द्वारा कर सके, दोहरी झिल्ली द्वारा कर सके। आते हैं, यह जो कोशिका भित्ति है, यह सेलुलोज या काइटिन, इसी का एक एडवर्स रूप है, सेलुलोज या काइटिन एवं पेक्टिन की बनी होती है, जो इसको बहुत कठोर और मजबूती प्रदान करती है। किसे, कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति के छिद्र को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो गैसों को और लिक्विड्स को आने जाने की इजाजत देती है कोशिका के अंदर। आगे पढ़ेंगे। अब कोशिका भित्ति के कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। कोशिका भित्ति के सब वही कार्य हैं जो समानांतर रूप से कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, जंतुओं के कोशिका में पाए जाते थे। आपने पिछले इसके नोट्स में जानने का प्रयास किया। पादप कोशिकाओं को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान कौन करता है, यह कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरा पॉइंट है, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा गैसों एवं तरल पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है, यही कोशिका भित्ति में आप यहाँ देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे छिद्र हैं। यहाँ पर एक छोटे छोटे छिद्र हैं जो मैंने ब्लैंक में दिखाया है, स्पेस में दिखाया है। इसी छिद्र को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसी प्लाज्मोडेस्माटा से कुछ लिक्विड्स अंदर जाते हैं और कुछ गैसेस का एक्सचेंज होते रहता है, प्लाज्मोडेस्माटा। इस प्रकार कोशिका भित्ति में यह जो स्ट्रक्चर है या जो संरचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। पादप कोशिकाओं को मजबूती एवं सुरक्षा प्रदान करता है। यह कार्य उसी तरह से है जिस तरह की सेल मेम्ब्रेन में था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था, जंतु कोशिका के कोशिका झिल्ली में था, प्लाज्मा झिल्ली में था, उसी तरह का यह पादप में भी पादप कोशिकाओं को मजबूती एवं सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका भित्ति से संबंधित ये प्रमुख बातें आपके सामने हैं। और फ्रेंड्स, आज के क्लास के लिए इतना ही।
होप ये आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। और आपके पास मेरी पहली इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर।